हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सार गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 35 ट्राइब्यूनल्स, चैप्टर 36 सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड चैप्टर 37 स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले देखेंगे हमारा प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन था, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, यानी कि भारत के कितने उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका क्षेत्र अधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5 एंड इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। एंड 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और वो दो हाईकोर्ट कौन कौन से हैं? पहला है बॉम्बे हाईकोर्ट, जिसका 2 स्टेट्स यानी कि महाराष्ट्र एंड गोवा पे क्षेत्र अधिकार है। सेकेंड है गुवाहाटी हाईकोर्ट, जिसका 4 स्टेट यानी कि आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश पे ज्यूरिसडिक्शन है। सो ऑप्शन ए 2 वुड बी आवर करेक्ट आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। एंड पहला क्वेश्चन है, which constitutional amendment added part 14A entitled as tribunal to the constitution of India, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पार्ट 14A को हमारे संविधान में जोड़ा था। ऑप्शन ए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 44th, ऑप्शन डी 61st। तो इसका सही आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसने बहुत सारे चेंजेस किए थे पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में, इस कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एंड इसने पार्ट 14A इंटाइटल्ड एज ट्राइब्यूनल भी ऐड किया था। इस पार्ट में केवल और केवल 2 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल आर्टिकल 323A एंड दूसरा आर्टिकल आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से डील करता है और 323B ये डील करता है ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज डज नॉट इंक्लूड, ये 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार, अगर भारत के संविधान की बात करें तो जिला न्यायाधीश शब्द में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सेशन जज, ऑप्शन सी ट्राइब्यूनल जज, ऑप्शन डी चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्राइब्यूनल जज। जहां तक बात है चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट की, सो वो सारे के सारे एक तरीके के डिस्ट्रिक्ट जज ही हैं, बट ट्राइब्यूनल जज डिस्ट्रिक्ट जज नहीं कहलाता। अब अगर आर्टिकल 236 को देखें, जहां डिस्ट्रिक्ट जज का सही मतलब लिखा हुआ है, आर्टिकल 236 कहता है कि दैट एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। सो डिस्ट्रिक्ट जज के इतने सारे मतलब होते हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, एन अवार्ड ऑफ अ लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, यानी कि जो लोक अदालत की निर्णय है उन्हें दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाएगा। सेकंड, कैपिटल पनिशमेंट पास बाय सेशन जज इज सब्जेक्टेड टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट, यानी कि जो सेशन जज है वो किसी तरह की कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ की पनिशमेंट देते हैं, तो उस पनिशमेंट को इंप्लीमेंट करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले हाई कोर्ट का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। और जहां तक बात है वर्ड डिक्री की, डिक्री मतलब कि उसके ऑर्डर या फिर उसके जजमेंट के बराबर माना जाना। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। जो लोक अदालत का निर्णय होता है उसे सिविल कोर्ट का निर्णय माना जाता है, एंड कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। एंड जहां तक बात है टर्म सेशन जज की, तो जब कभी डिस्ट्रिक्ट जज जो है क्रिमिनल केसेस को हेयर करता है, लिसन आउट करता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट जज को क्या कहा जाता है? सेशन जज। फोर्थ क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution provides for free legal aid to the poor and weaker section of the society, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन है आर्टिकल 21, बी 39A, सी 40, डी आर्टिकल 51। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 39A। एंड आर्टिकल 39A को किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की। जहां तक बात है आर्टिकल 21 की, तो वो डील करता है राइट टू लाइफ से। आर्टिकल 40 एक तरह का डीपीएसपी है, गांधीयन डीपीएसपी है, वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से।
Article 51, it deals with promotion of international peace and security, and that is a kind of liberal intellectual DPSP. Fifth, choose the correct pair, match the following वाला क्वेश्चन है. On one side we have article 371, 371A, 323A, 371C, and on the other side we have Maharashtra and Gujarat, Administrative Tribunal, Manipur, Nagaland. So कौन सा सही मैच है इन चारों में से ये आपको बताना है. For that I am giving you 10 seconds. Just look over the question and found out the right answer. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि आर्टिकल 371 किससे डील करता है? स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू महाराष्ट्र एंड गुजरात. 371 ए डील करता है नागालैंड से. 323 ए डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से, इसे हमने अभी अभी पढ़ा भी था. एंड 371 सी डील करता है मणिपुर से. सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. अब जहां तक बात है स्पेशल प्रोविजंस की, तो 371 डील करता है महाराष्ट्र एंड गुजरात से, 371 ए नागालैंड से, बी आसाम से, सी मणिपुर से, डी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से, ई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, एफ सिक्किम से, जी मिजोरम से, एच अरुणाचल प्रदेश से, आई गोवा से, एंड जी कर्नाटक से. सो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए. अब बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की ओर. विथ रेफरेंस टू लोक अदालत, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2020 में ये पूछा गया था. ऑप्शन ए, लोक अदालत have the jurisdiction to settle matters at a pre-litigating stage and not those matters pending before any court. Option B, lok adalat can deal with matters which are civil and not criminal in nature. Option C, every lok adalat consists of either serving or retired judicial officer only and not any other person. So इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं. पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि लोक अदालत में प्री लिटिगेटिंग स्टेज में जो मैटर्स हैं उनको भी सेटल किया जा सकता है, एंड ऐसे मैटर्स को भी जो कि कोर्ट के सामने पेंडिंग है. सो पहला गलत. दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि लोक अदालत में सिविल मैटर को भी सेटल आउट किया जा सकता है एंड क्रिमिनल मैटर्स को भी. तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि लोक अदालत में केवल और केवल जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं होते, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट को भी उनका मेंबर बनाया जा सकता है. सो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट हमारे ऊपर वाले गलत थे. 7th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया है. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल was set up during the prime ministership of लाल बहादुर शास्त्री, यानी जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में हुई थी. 2, द मेंबर्स ऑफ कैट आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम. सो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली. पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है. क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है that was set up not under the prime ministership of Lal Bahadur Shastri but under the prime minister of Rajiv Gandhi in the year 1985. दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से भी मेंबर होते हैं. 8, in India legal service authorities provide free legal service to which of the following type of citizens. ये 2020 में पूछा गया था. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो होती है वो किन लोगों को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. 1, पर्सन विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन ₹1 लाख, यानी कि ऐसे लोगों को जिनकी एनुअल इनकम सालाना आय 1 लाख से कम है. 2nd, ट्रांसजेंडर विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन ₹2 लाख. 3rd, members of OBCs with an annual income of less than ₹3 lakh. 4th, all senior citizens. So इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 and 4, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी 1 and 4. So इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली. पहला हमारा सही है क्योंकि जिनकी भी इनकम 1 लाख से कम होगी उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल सर्विस देगा. ऐसे ट्रांसजेंडर जिनकी इनकम 2 लाख से कम है उन्हें भी लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल एड देगा. लेकिन जहां तक बात है ओबीसीज की, उनके बारे में तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो हैं एज सच कहीं कुछ लिखता नहीं है कि उनको वो फ्री लीगल सर्विस देगी कि नहीं. एंड ऑल सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो यहाँ हर एक सीनियर सिटीजन को नहीं मिलती. यहाँ भी स्लैब है कि कितनी इनकम होगी तब उस पार्टिकुलर सीनियर सिटीजन को हम फ्री लीगल सर्विस देंगे और कब नहीं देंगे. ठीक है. सो ऑल वर्ड जो है वो भी गलत हो जाता है. ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली वुड बी आवर करेक्ट आंसर.
अब किन किन को फ्री लीगल सर्विस मिल सकती है? वुमेन एंड चिल्ड्रन को। यहाँ कोई स्लैब नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है कि कितने एज के हैं वो या फिर कितनी इनकम है उनकी। मेंबर ऑफ SC एंड ST की, इंडस्ट्रियल वर्कमैन को, विक्टिम्स को जो मास डिजास्टर के, वायलेंस के, फ्लड के, ड्रॉट के, अर्थक्वेक के, इंडस्ट्रियल डिजास्टर के विक्टिम्स हैं उनको, डिसेबल्ड पर्सन्स को, पर्सन्स जो कस्टडी में है, एंड ऐसे पर्सन्स जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, एंड विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगा। सो ये सारी कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं जिनको फ्री लीगल सर्विस जो है लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड करती हैं। Ninth, consider the following statement. 1. The principal bench of Central Administrative Tribunal is in Nagpur, यानी जो Central Administrative Tribunal है उसकी principal bench नागपुर में है. Second, the CAT is not bound by the procedure laid down in the Civil Procedure Code of 1908. So correct statement क्या है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, D neither 1 nor 2. So इसका सही आंसर है B 2 only. पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उसकी प्रिंसिपल बेंच नागपुर में नहीं है, वो कहाँ है? दिल्ली में, यानी देश की राजधानी में। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि जो कैट होता है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है, इट इज नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 बट इट नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। 10th, the appointment, posting and promotion of district judges in a state are made by, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको प्रमोट कौन करता है, उनकी पोस्टिंग कौन करता है? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स हाई कोर्ट, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी गवर्नर, डी प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर है सी गवर्नर। अंडर आर्टिकल 233 ये काम जो है गवर्नर को करना है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। 11th, permanent लोक अदालत shall have no jurisdiction with respect to which of the following matter, यानी कि निम्नलिखित में से किस मामले के संबंध में स्थायी लोक अदालतों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट सर्विस, ऑप्शन बी टेलीफोन सर्विस, ऑप्शन सी सैनिटेशन, ऑप्शन डी डकैती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डकैती। क्यों? क्योंकि डकैती जो है वो एक तरह का नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें क्षमा नहीं की जा सकती, जिसमें बातचीत करके सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। एंड डकैती हो, मर्डर हो, किडनैपिंग हो, इन सब केसेस में जो एक्यूज्ड है उसको पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी चाहिए। सो डकैती वाला जो केस है वो परमानेंट लोक अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर होता है। अब मैंने जो आपको चीज बताई वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि ऐसे क्रिमिनल केसेस जो हीनियस ऑफेंसेस को इन्वॉल्व करते हो, जैसे कि डकैती, रॉबरी, मर्डर, रेप एक्सेट्रा, वो जो होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। यहाँ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता एंड देयरफॉर दे कैन नॉट बी सेटल्ड इन लोक अदालत, क्योंकि लोक अदालत में मैटर इज सेटल्ड इन अ अमिकेबल वे बाय वे ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब बातचीत करके हम सेटल आउट करते हैं। 12th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2009 का क्वेश्चन है ये। 1. An award made by a lok adalat is deemed to be a decree of civil court and no appeal lies against there to any court, यानी कि जो भी निर्णय लोक अदालत ले लेगा that would be considered similar to that of a civil court and उस डिसीजन के खिलाफ किसी तरह की अपील नहीं की जा सकती। सेकंड, जो मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो लोक अदालत के अंदर कवर आउट नहीं होते हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली, क्योंकि ऑप्शन 2 हमारा स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स जो हैं वो लोक अदालत के अंदर आते हैं। एंड जहां तक बात है स्टेटमेंट 1 की, तो वो इन जनरल बिल्कुल सही है। लोक अदालत में किसी तरह की अपील नहीं की जा सकती उसके डिसीजन के अगेंस्ट, क्योंकि लोक अदालत में जो डिसीजन लिया जाता है, जो निर्णय होता है, जो अवार्ड होता है, दैट कम्स आउट आफ्टर आर्बिट्रेशन, दैट कम्स आउट दैट is a result of a compromise. Okay, so therefore अपील करने वाली प्रोसीजर जो है लोक अदालत के डिसीजन के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल अगर कोई अपील करना चाहता है सो वन कैन डू दैट बाय फाइलिंग रिट पिटीशन, लेकिन इन जनरल वो चीज नहीं होती। सो ऑप्शन ए एज पर यूपीएससी आंसर की 1 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। 13th, with reference to the appeal against the orders of CAT, which of the following statement is correct? A. Direct appeal could be made before President. B. Direct appeal could be made before Supreme Court. C. Direct appeal could be made before High Court. Option D. No appeal. So सही आंसर क्या है वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
डायरेक्ट अपील कुड बी मेड बिफोर हाई कोर्ट। सो अगर हम CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के जजमेंट से खुश नहीं है एंड हम उसके जजमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं तो वन कैन मेक डायरेक्ट अपील ओनली इन हाई कोर्ट। हम प्रेसिडेंट के सामने या फिर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपील नहीं कर सकते, सीधे और सीधे केवल और केवल हाई कोर्ट में कर सकते हैं। एंड इफ वी आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट देन ओनली वी कुड गो टू सुप्रीम कोर्ट, बट सबसे पहले जाना पड़ेगा हाई कोर्ट पे। 14th question. Consider the following statements about National Legal Service Authority. पहला, its objective is to provide free and legal competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. दूसरा, it issues guidelines for the state's legal service authorities to implement the legal programs and schemes throughout the country. अब कौन सा statement यहाँ सही है? ऑप्शन A 1 only, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C both 1 and 2, ऑप्शन D none of the above. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे पूरी तरीके से सही हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस हम वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड करें एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को इसके जो गाइडलाइंस है वो इंप्लीमेंट करने चाहिए, ये चीज लिखी हुई है। एंड जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो किस एक्ट के तहत बनाई गई है? लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत। 15th और आज का लास्ट क्वेश्चन, The first लोक अदालत कैंप इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? सो स्वतंत्रता के बाद के युग में पहला लोक अदालत शिविर किस राज्य में आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। अब इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है एंड अगर आपसे बनता है सो डू कमेंट इट। सो इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज पे बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे। पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, देयरफॉर हम उसके 2 लेक्चर्स लाएंगे एंड जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पार्ट 1 लाएंगे एंड फिर उसके आगे वाली क्लास में पार्ट 2। सो इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड डू प्रिपेयर दीज 2 चैप्टर्स। सो थैंक यू।